अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल साद हाशिम वर्क्स। अच्छा जी, आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो है पाकिस्तानी सिनेमा दैन एंड नाउ। और दूसरी चीज़ें हम जो आज डिस्कस करेंगे उनमें से एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आज का जो पाकिस्तानी सिनेमा है उसके अंदर क्यों हमारे पास इतनी कमी है अच्छी इंगेजिंग नैरेटिव्स की। क्यों जो ऐसी बात नहीं है कि मूवीज़ अच्छी नहीं बनती। मूवीज़ जो अच्छी बनती भी हैं वो इतनी कम बनती हैं, और जो कम मूवीज़ बनती हैं उन्हें अच्छे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, उन्हें अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलती, उन्हें ऐसे प्रोड्यूसर्स नहीं मिलते जो उन पे पैसा लगाएं कि वो मूवीज़ भी उतना ही इक्वली सिनेमा के अंदर चलें जितना दूसरी मूवीज़ चलती हैं जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिन्होंने अपनी एक मोनोपोली बनाई हुई है। उनकी मूवीज़ जिस तरीके से लंबे अरसे तक चलती हैं वैसे ही वो छोटे बजट वाली मूवीज़ क्यों नहीं चलती। हाल ही में मैंने कुछ दिनों पहले एक पाकिस्तानी मूवी वापस देखी। 1979 की मूवी है। उस मूवी का नाम है औरत राज, डायरेक्टेड बाय रंगीला साहब। अच्छा, जब मैंने ये रंगीला साहब उन एक्टर्स में से हैं पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर जिनकी कॉमेडी टाइमिंग का कोई नेमो-बदल नहीं है। इतनी अच्छी कॉमेडी टाइमिंग वाले आपके कॉमेडी एक्टर्स बहुत कम हैं, और रंगीला साहब उन लोगों में से हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्शन कॉमेडी करते थे। डायलॉग कॉमेडी भी करते थे मगर एक्शन कॉमेडी ज़्यादा करते थे। वैसी कॉमेडी आपको चार्ली चैपलिन की मूवीज़ के अंदर नज़र आती है। रंगीला साहब की कॉमेडी टाइमिंग बहुत एपिक रही है, बहुत ज़्यादा एपिक रही है हमेशा ही। ख़ास तौर पे जब एक्शन कॉमेडी की बात आती है, रंगीला साहब की स्क्रीन प्रेजेंस का बेमिसाल है कि जब भी वो स्क्रीन पर हों और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी इफ़ेक्टिव है टिल डेट। तो मैंने जब उनकी ये फ़िल्म देखी औरत राज 1979 में रिलीज़ हुई, तो मुझे इस बात की भी रियलाइज़ेशन हुई एज़ एन एक्टर नहीं, मगर जब आप रंगीला साहब को एज़ अ डायरेक्टर, एज़ अ राइटर, एज़ अ प्रोड्यूसर देखते हैं, तो उनकी सोच कहानी बताने के हवाले से कितनी ज़्यादा वसी है, कितना खुला हुआ है उनका दिमाग जब वो एक कहानी को बताना चाह रहे हैं लोगों तक, तो वो किस हद तक गए हैं, किस तरीके से उन्होंने उस कहानी को एंगेजिंग रखा है, एन्जॉयबल रखा है। उसके जॉनरा कॉमेडी है तो कॉमेडी मेंटेन रखी है। ऐसा लूप होल्स कम दिखते हैं, कहानी आगे बढ़ी, कहानी एक जगह आके रुक नहीं गई। वो सब कुछ उन्होंने किया है उस कहानी के अंदर। वो राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं उस फ़िल्म के, और वो सारी तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर उन्होंने 100 में से 100% काम किया है। इतना बेहतरीन काम। मगर आप जब आज के पाकिस्तानी सिनेमा को देखते हैं, और ख़ास तौर पे मैं सिर्फ़ कॉमेडी मूवीज़ की ही बात कर रहा हूँ, तो आप कॉमेडी मूवीज़ को जब आज की कॉमेडी मूवीज़ को देखते हैं तो आप देखते हैं कि हमारी कॉमेडी के अंदर अब वो बात नहीं रही। वो बात नहीं रही कि और जिस तरीके की कॉमेडी लिखी जाती है, उस तरीके की कॉमेडी देख के आपको हँसी भी नहीं आती। आप बस इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब ऐसा कोई मोमेंट या लम्हा आएगा जब आप वाक़ई में दिल खोल के हँसेंगे, मगर ऐसा नहीं होता। अगर आप आजकल की कॉमेडी मूवीज़ को देख रहे हैं तो जैसे रॉन्ग नंबर आई थी, ये डायरेक्टेड बाय यासिन नवाज़, और उसके अंदर आप देखें मतलब ऐसे-ऐसे सेंसलेस जोक्स, टेस्टिकल्स के ऊपर जोक्स हो रहे हैं, और क्योंकि थोड़ी वल्गर कॉमेडी है तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ऑडियंस तो हँस के पागल हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। और दानिश तैमूर ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं अच्छा कॉमेडी एक्टर भी हूँ शायद, तो मैं अच्छी कॉमेडी एक्टिंग कर सकता हूँ, और उनसे वो कॉमेडी हो नहीं रही। और दूसरी आप जब फ़िल्में देखते हैं तो वो माइंडलेस, इलॉजिकल फैमिली ड्रामास बनाते हैं हम, और दूसरी तरफ रिवेंज स्टोरीज़ बनाते हैं जिनका कोई सर है ना पैर है। हाल ही में मैंने एक रिवेंज स्टोरी का ट्रेलर देखा था जब मैं न्यूप्लेक्स ग्लास वर्कर देखने गया हुआ था। तो मैंने उस रिवेंज स्टोरी का नाम था लीच, लीच के नाम से थी वो फ़िल्म, और मैंने उसका ट्रेलर देखा, और मैं उसका ट्रेलर देख के इस बात पे मेरी सोच में पड़ गया कि इस मूवी को बनाने के लिए किस प्रोड्यूसर ने इसमें पैसे लगाए और क्यों लगाए हैं पैसे। मतलब पैसे ज़ाया कर उस फ़िल्म की, अगर मैं सिर्फ शूटिंग की बात कहूँ, जिस तरीके से वो फ़िल्म शूट हुई थी, तो जिस तरीके से शूट हुई थी, एक फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा भी उससे अच्छी शूट कर सकता है फ़िल्म जैसी वो फ़िल्म शूट हुई थी।
और एक्टिंग को तो आप जान ही रहे हैं तो बेहतर है। तो और फिर मुझे तो हैरानी हो रही थी कि उन फ़िल्म से पैसा लगाने के लिए लोग हैं, और जो अच्छी फ़िल्में आपकी कम मिकदार में बनती हैं मगर बनती हैं, उनको कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होता। उन्हें कोई अच्छा प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए तैयार नहीं होता। वो जाते हैं बेचारे एंड में भाई इंडिया के पास जाते हैं कि भाई आप पैसे लगा लें, ज़ी5 वाले ख़रीद लेते हैं उनसे। या फिर वो कहते हैं भाई पहले हम बड़े फेस्टिवल्स में भेज दें, वहाँ को जीत जाए तो हम फिर लाके अपनी फ़िल्म यहाँ पे सिनेमा में चलाएँ। हाल ही में ऐसी मिसालें के तौर मिसाल अगर आप लें तो एक ज़िंदगी तमाशा समत फुर्सत की और जो आइलैंड साइम सादिक की, दोनों इस बात की एग्जांपल्स हैं कि वो फ़िल्म्स पहले बाहर गईं, वो जीतीं, जब उनका थोड़ा नाम बना बड़े फेस्टिवल्स में, फिर वो वापस आईं अपने मुल्क में कि अब भाई खुदा के वास्ते हम हमारी फ़िल्म्स रिलीज़ कर दो। खैर, हम रंगीला साहब की फ़िल्म की बात कर रहे थे औरत राज। तो आप 1979 में आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि पाकिस्तानी कोई डायरेक्टर ऐसा क्रेज़ी है एक्सपेरिमेंट कर सकता है। डायरेक्शन वाइज, स्टोरी टेलिंग वाइज, एग्जीक्यूशन वाइज इतना परफेक्ट एक्सपेरिमेंट कि आप इमेजिन नहीं कर सकते उस फिल्म के अंदर वहीद मुराद साहब जो ज़िंदगी भर उन्होंने जितना करियर स्पैन रहा, ज़्यादातर उन्होंने चॉकलेट हीरो, रोमांटिक हीरो प्ले किया है। और इस फिल्म के अंदर जहाँ कॉमेडी है, ह्यूमर है, सार्काज़म है, वो उसके अंदर आप उस किरदार के अंदर आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वहीद मुराद किसी फ़िल्म के अंदर भी काम कर सकते हैं। और यहाँ पे वहीद मुराद साहब उस तरीके का किरदार कर रहे हैं, जहाँ पे कॉमेडी है, ह्यूमर है, वो नेगेटिव रोल कर रहे हैं, वो बुरे शौहर बने हुए हैं, और आप इमेजिन नहीं कर सकते मगर वो ये सब हो रहा है और वो इतना कन्विंसिंगली इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आपका एक एक्टर जो है वो आपके डायरेक्टर की कहानी पर, आपके डायरेक्टर की स्टोरी पर भरोसा करता है, उसके विज़न पर भरोसा करता है कि वो जो बना रहा है, हाँ, ये वाक़ई में आगे जाएगी और ये अच्छी निकल के एक प्रोडक्ट आएगा हमारे सामने, एक अच्छी फ़िल्म के तौर पर। आपको याद होगा अर्ली 2000s के अंदर एक फ़िल्म आई थी एंकरमैन द लेजेंड ऑफ रायन बर्गंडी। उस अगर आपने वो फ़िल्म देखी है तो आपको एक उसका एक बड़ा मशहूर ज़माना सीन है जो उसके दोनों पार्ट्स के अंदर है कि बिल्कुल क्लाइमैक्स से पहले एक बड़े से मैदान के अंदर सारे न्यूज़ टीवी चैनल के जितने भी एंकरमैन होते हैं वो अपनी न्यूज़ टीम के साथ उस मैदान में आते हैं और एक जंग का माहौल बन जाता है, और क्रेज़ी जंग का माहौल, तोपें चला रहे हैं, बम चला रहे हैं, चाकू छुरियाँ, अजीब दंगा फसाद फैला हुआ है, और आप पूरे उस सिनेरियो को एंजॉय करते हो कि यार क्या ह्यूमर है, क्या कॉमेडी, क्या टाइमिंग सबकी सेट हुई है, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं मगर आप हंस-हंस के पागल हुए हो। और क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो ऐसा सेम चीज़ एक पाकिस्तानी फ़िल्म के अंदर जो 1979 में रिलीज़ हुई है, 1979 में रिलीज़ हुई है, रंगीला साहब ने डायरेक्ट करी है, और उस टाइम के अंदर सेम स्टैंडर्ड ऑफ कॉमेडी लेकर आना, उसको एग्जीक्यूट करना और इतना परफेक्टली एग्जीक्यूट करना कि वो कन्विंसिंग लगे और आपके हँस-हँस के बुरे हाल हो जाएँ। अब आते हैं औरत राज की कहानी के ऊपर। औरत राज की कहानी है क्या? एक शादीशुदा जोड़ा जिसकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो बहुत बुरे दौर से गुज़र रही है। बीवी मियाँ से तंग है, मियाँ बीवी से तंग है। बीवी इस बात पर गुस्सा है कि मियाँ का रवैया उसके साथ सही नहीं है। मियाँ दूसरी औरतों के पास जाता है, उसे धोखा देता है। तो एक दिन जो बीवी है वो ख्वाहिश करती है कि भाई काश मेरी मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए कि मैं सारी जो मर्द ज़ात है उसके ऊपर हुकूमत कर सकूँ। उसके ऊपर हुकूमत कर सकूँ और वो उस मर्द ज़ात उस हर तकलीफ़, उस हर दुःख, उस हर परेशानी से गुज़रे जो एक औरत हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में गुज़रती है। अब आप ये उसकी ख्वाहिश सुन लें। अब इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जिस तरीके की एग्जीक्यूशन करी है रंगीला साहब ने, अब वो जो बीवी है वो एक ऐसे ग्रुप ऑफ लोगों के पास जाती है जो लोग ऐसे बम बनाते हैं, इस ऐसी ख्वाहिशों को पूरे करने के लिए ऐसे बम बनाते हैं। वो उनसे वो बम खरीदती है, और वो बम जाके फटता है और मर्द ज़ात के ऊपर, जिसके बाद जो सारे मर्द हैं वो औरत बन जाएंगे, वो सारे वो काम करेंगे जो औरतें करती हैं, और औरतें जो हैं अब वो मर्दों पे हुकूमत करेंगी। अब ये पूरी एक क्रेज़ी दुनिया जो रंगीला साहब ने बनाई है, इस सब के बीच में जो सारे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होंगे, सारे सिलसिले आगे बढ़ेंगे कहानी के अंदर, और किस तरीके से वो मियाँ बीवी दोनों अपनी गलतियाँ रियलाइज़ करते हैं,
वो औरत राज की कहानी जो है उसे मुकम्मल करती है। मगर आप इमेजिन नहीं कर सकते जो वो बम वाला सिनेरियो है कि वो बम जब फटेगा तो सारी मर्द जात जो है वो औरत औरतें बन जाएंगी और औरतों की अब हुकूमत होगी मर्दों के ऊपर और उनका रवैया वैसा ही होगा जैसा मर्दों का उनके साथ था। आप इमेजिन नहीं करते 1979 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रंगीला साहब, जैसे ही वो बम फटता है और उसका धुआं हर जगह फैलना शुरू होता है मर्दों के ऊपर और हर जगह गांव शहर हर जगह मर्द सिर्फ भाग रहे हैं, परेशान है भाई इस धुएं से बचना है, इस धुएं से बचना है, क्योंकि अगर ये धुआं लग गया तो हम लोगों पे इसका असर शुरू हो जाएगा, हम सब औरतें बन जाएंगे। और वो पूरा जो एक कैओटिक सीन है रंगीला साहब ने क्या बेहतरीन डायरेक्शन करी है उसकी। आप इतना इंगेज होते हो उसके अंदर कि भाई आप कहते हो कि भाई क्या चल रहा है भाई, क्यों हड़बड़ी मची हुई है हर तरफ। और वो इतना इंगेजिंग रखा है, उसके अंदर कॉमेडी है, उसके अंदर स्टोरी प्रोग्रेशन हो रही है, क्योंकि आपके कैरेक्टर अब परेशान है क्योंकि वो औरतें बनने वाले हैं। उससे मुझे ये चीज़ भी रियलाइज़ होती है कि कैसे आपको अच्छी कॉमेडी जब आपने लिखी हुई होती है तो आपको डायलॉग्स के ज़रिए लतीफ़े सुनाने की ज़रूरत नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस जो है वो हंसे, उनके अंदर से हंसी बाहर आए। जब आपका कॉमेडी अच्छी लिखी भी होती है, एक्शन चाहे वो सिर्फ एक्शन ही क्यों ना लिखा हो, तो वो स्क्रीन के ऊपर अच्छे से निकल कर आती भी है। मगर जब आपकी कॉमेडी अच्छी नहीं लिखी होती तो आप का जो एक्टर है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। हम रॉन्ग नंबर की वापस एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ कॉमेडी सीन्स डालने की कोशिश करी गई है। तो एक तो वहाँ पे आपको दिखता है कि यासिर नवाज़ से कॉमेडी सीन डायरेक्ट नहीं हो रहा सही से। दूसरी चीज़, दानिश नवाज़ जो अपना आप को कॉमेडी एक्टर समझ रहे हैं, वो उनकी कॉमेडी टाइमिंग इतनी बुरी है कि आप बैठे हुए सोच रहे हैं कि भाई मैं कब हँसूँ, कब आएगा हँसने का मौका। और इसलिए भी होता है कि यार पहली चीज़ आपकी स्क्रिप्ट के अंदर जो पूरी कॉमेडी सिनेरियो है वो इतना अच्छा लिखा हुआ नहीं होता। वो उसके क्योंकि कॉमेडी सिनेरियो को समझने के लिए कॉमेडी जॉनरा समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉमेडी हमेशा ट्रेजेडी से ड्राइव होकर निकलती है। कोई भी कॉमेडी मूवी हो उसके अंदर जो भी अच्छा कॉमेडी सीन आप देख के एंजॉय करते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि वो एक ट्रेजेडी से ड्राइव हुआ होता है। तो रॉन्ग नंबर के अंदर ऐसी कोई ट्रेजेडी नहीं है कॉमेडी सीन्स के अंदर, वो तो लतीफ़े सुना रहे हैं कि आप आपके अंदर से हंसी निकले। तो इस वजह से आपको ऐसे अच्छे डायरेक्टर्स राइटर्स एक्टर्स की ज़रूरत होती है जब आप कॉमेडी स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं कि वो एक तो उनकी कॉमिक टाइमिंग अच्छी हो, कॉमेडी सीन एग्जीक्यूट अच्छे से हुआ हो, दूसरा लिखा अच्छे से हो कि वो एक ट्रेजेडी से ड्राइव हो रहा। ट्रेजेडी से ड्राइव नहीं हो रही होगी कॉमेडी, कभी भी वो कॉमेडी नहीं लगती। आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं हेरा फेरी से। हेरा फेरी में जब बाबू भाई के सीने के ऊपर नारियल लगता है, हम लोग सब आज भी जब देखते हैं तो बुरी तरीके से हंसते हैं, इतना हंसते हैं उस सीन के ऊपर। वो अब अगर आप नोटिस करें, वो एक ट्रेजेडी से ड्राइव हुआ है। किसी असली असली ज़िंदगी में अगर किसी शख्स के सीने के ऊपर आप नारियल मारें इतने ज़ोर से, वो मर जाएगा, उसको हार्ट अटैक आ सकता है भाई, नारियल इतना भारी होता है। मगर जब बाबू भाई के सीने पर लगता है आप हंसते हो, क्योंकि उनके साथ जो ट्रेजेडी हुई उस ट्रेजेडी से कॉमेडी निकाली गई है, जब भी आप इंजॉय भी करते हैं। जब यहाँ पे आप देखते हैं रंगीला साहब कितने अच्छे हैं अपनी डायरेक्शन और एग्जीक्यूशन के अंदर। दूसरी चीज़ जो अनुराग कश्यप दुनिया के अनगिनत डायरेक्टर्स कहते आए हैं इस बात को, खासतौर पर जिन फिल्म्स के अंदर गाने होते हैं, कि गाने भी आपकी कहानी को आगे बढ़ाने के अंदर एक अहम किरदार अदा करते हैं। औरत राज के अंदर ये चीज़ हुई है और बड़े अच्छे से रंगीला साहब ने करी है ये चीज़ कि जब अब भाई सिनेरियो आ गया है कि इलेक्शंस हो रहे हैं, एक तरफ सारे मर्द हैं, एक तरफ सारी औरतें हैं, हुकूमत किसकी आनी है। जहाँ औरतों को लगता है कि भाई हमारा पलड़ा अब हल्का हो रहा है, मर्द जीत रहे हैं, वहाँ पे रंगीला साहब डालते हैं अपना एक सॉन्ग सीक्वेंस, एक कवाली, जो इस चीज़ के बारे में है कि भाई औरतें अब अपना वोट मांग रही हैं। वो ना सिर्फ इंजॉयबल है, ना सिर्फ एंटरटेनिंग है, मगर वो आपकी कहानी को भी आगे बढ़ाता है। कहानी को आगे बढ़ाता है कि भाई आपके कैरेक्टर्स की चीज़ें एट स्टेक आई हुई हैं। वो नहीं चाह रहे जो मर्द हैं कि भाई वोट इनको ज़्यादा मिले, ये आ गए तो इनकी हुकूमत होगी। औरतें नहीं चाह रही उनको वोट मिले ताकि
वो हार गई तो फिर वापस मर्दों की हुकूमत आ जाएगी। तो ये देख रहे हैं आपकी कैरेक्टर की जो चीज़ें एट स्टेक हैं, वो उसकी वजह से वो गाना स्टोरी को भी आगे पुश कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। दूसरी चीज़ जो सबसे मुझे अच्छी लगती है, वो ये है कि रंगीला साहब ने औरत राज जब बनाई, तो आप पूरी जब फ़िल्म देख लेते हैं ना, आपको सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है वो ये है कि वो कोई हमें सबक नहीं दे रहे थे कि भाई औरतों के हुकूक पूरे करने चाहिए, औरतों को ये करना चाहिए, औरतों के साथ ऐसा सलूक रखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये इससे उनके सलूक अच्छे होंगे, इस तरीके से उनको उनके राइट्स मिल सकते हैं। वो कोई सबक नहीं दे रहे आपको, वो कोई आपको स्कूल में बिठा के सबक नहीं दे रहे, वो सिर्फ़ एक कहानी सुना रहे हैं और आप उस कहानी के अंदर जब आप पूरा उस कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक देखते हो, आप खुद जब उठ के जाते हो तो आप कुछ ना कुछ सीख के जाते हो। क्योंकि उन्होंने कुछ आपको सिखाया नहीं, सबक नहीं दिया। वो कहानी इतनी अच्छी है कि आप खुद कुछ ना कुछ चीज़ें समझते हो। यही सिनेमा की और अच्छी कहानियों की बात होती है कि आप खुद ब खुद वो कुछ ना कुछ सिखा देती हैं। क्योंकि वो पोस्टर लेके कोई आपके सामने नहीं खड़े हुए कि भाई ये चीज़ सीखो, मैं ये सबक देने आया हूँ अपनी कहानी के अंदर। नहीं, वो सिर्फ़ कहानी सुना रहे थे और वो कहानी सुना रहे थे जब ही वो शायद कहानी इतनी अच्छी निकल के ही आई। और सबसे अच्छी बात ये जो है आपके इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स वहीद मुराद साहब, सुल्तान राही साहब, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो औरतों के हुलिये के अंदर आके आधे से ज़्यादा फ़िल्म के अंदर परफ़ॉर्म करेंगे और इतना कन्विंसिंग परफ़ॉर्म करेंगे कि आप कहोगे यार सुल्तान राही भी औरत बन के औरत के कैरेक्टर के अंदर आके इतना अच्छा परफ़ॉर्मेंस दे सकता है। वहीद मुराद साहब को आप औरत बनते हुए देखे आप कहोगे यार क्या कमाल की परफ़ॉर्मेंस दी। ये सब है क्योंकि उन्होंने अपने डायरेक्टर के ऊपर भरोसा किया, डायरेक्टर की कहानी के ऊपर भरोसा किया। फिर सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि फ़िल्म की एंडिंग, एंडिंग का जो ट्विस्ट है वो तो दिमाग को घुमा देता है। वो ये है कि जब आप पूरा ये सब कुछ देखते हुए बिल्कुल एंड पर आते हैं, तो आपको पता चलता है ये सब कुछ जो अब तक फ़िल्म के अंदर हो रहा था, ये असल में नहीं हो रहा था। ये वहीद मुराद साहब ख्वाब देख रहे थे और इस ख्वाब के बाद फ़िल्म के एंड में उनको रियलाइज़ेशन होती है जब वो जागते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, अब औरतों की ऐसी हुकूमत आ गई, तो हम लोग सब तो गए, क्योंकि वो सही हैं। तो उस चीज़ से उनको रियलाइज़ेशन होती है कि मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में क्या-क्या गलतियाँ करी हैं और वो जाके अपनी बीवी से माफ़ी माँगते हैं और अपने रिश्ते को बेहतर करते हैं। ये प्लॉट ट्विस्ट आप दूर से आते हुए देख ही नहीं रहे थे कि ये सब कुछ एक ख्वाब चल रहा है, वहीद मुराद साहब का। कहीं पे भी रंगीला साहब ने ऐसी कोई हिंट नहीं दी, ऐसा कोई लूप होल नहीं छोड़ा जहाँ पे आप कहोगे यार ओह! ये तो ख्वाब चल रहा है। नहीं, वो इतना स्मूथ स्टोरी टेलिंग चल रही है कि आपको हाँ भाई ये सब हो रहा है, ये सब असली है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो औरतों की हुकूमत आ गई है, मर्द अब ऐसे ही रहेंगे, ये सब कुछ हो रहा है असल में। ये होती है अच्छी स्टोरी टेलिंग। एक और चीज़ जिस पे हम बात करनी थी वो ये भी थी कि ऐसी जो शॉर्ट बजट मूवीज़ होती हैं, लोग उनको सिनेमा में जाकर इसलिए भी नहीं देखते, एक तो उनको अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन या अच्छे प्रोड्यूसर्स नहीं मिलते बैकअप करने के लिए और प्रमोशन, मार्केटिंग के लिए। उसकी वजह से भी लोग देखने नहीं चाहते। दूसरा आपकी टिकट प्राइसेस, आप ₹1000 का एक टिकट दे रहे हैं। अब लोग जो हैं वो ₹1000 के टिकट के अंदर एक मार्वल मूवी देख लेंगे, वो पाकिस्तानी फ़िल्म नहीं देखेंगे। जब आपके टिकट प्राइसेस सस्ते होंगे तो लोग ज़्यादा सिनेमा जाएँगे और दूसरा आपके मुल्क में सिनेमा होने भी चाहिए इतने ज़्यादा कि लोग कंपटीशन बढ़े और टिकट प्राइसेस सबकी कम हो, ज़्यादा लोग जाएँ। इतने कम सिनेमा हैं तो लोग कैसे जाएँगे? ₹1000 का एक टिकट है, किसी बंदे की 5 बंदों की फैमिली है तो 5000 का सिर्फ़ टिकट लेगा, कुछ खाना-पीने की कोशिश करेगा तो वो तो ₹8000 की मूवी एक बंदा क्यों देखेगा? जब आपके टिकट सस्ते होंगे तो लोग और जाएँगे सिनेमा में फ़िल्म देखने के लिए, चाहे वो अपने मुल्क की ही फ़िल्म क्यों ना हो। दूसरी चीज़ ये भी कि आप मलयालम सिनेमा देखें, मलयालम सिनेमा के अंदर आप ₹250 से ज़्यादा टिकट प्राइसेस नहीं रख सकते। लोग हल्ला मचा देते हैं अगर टिकट प्राइसेस उससे ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है, हुकूमत को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपकी सिनेमा इंडस्ट्री जो होती है, वो आपकी इकॉनमी को बहुत रेवेन्यू जनरेट करके देती है। 2019 के अंदर इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री ने ना जाने कितने खरबों रुपए का बिज़नेस अपनी इकॉनमी को जनरेट करके दिया था। क्योंकि वो लोग सिनेमा को प्रमोट करते हैं, वो उसको इंडस्ट्री समझते हैं कि जो मुल्क की माशियत के अंदर कंट्रीब्यूशन करती है, वो उनकी हुकूमत ये चीज़ समझती है। हमारी हुकूमत को भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ज़्यादा सिनेमाज़ खुलने की ज़रूरत है। ज़्यादा लोग आएँ, देखें फ़िल्म्स और बिज़नेस बढ़े, कारोबार बढ़े,
आपकी जो इकोनॉमी है उसको भी फ़ायदा हो आपकी सिनेमा इंडस्ट्री से। और आखिरी चीज़ जो है वो ये है, जो मैं जिसके ऊपर मैं ज़िंदगी भर शायद बहस करता रहूँ तो वो भी कम है, और मैं हमेशा उस चीज़ के खिलाफ़ ही रहूँगा कि आपकी इंडस्ट्री को एक डिवीज़न क्रिएट करने की ज़रूरत है। जो लोग ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो ड्रामा इंडस्ट्री में ही काम करें। जो लोग फ़िल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री एज़ सच है नहीं, मगर जो भी छोटी-सी है, जो फ़िल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो फ़िल्म इंडस्ट्री में ही काम करें। क्योंकि जब आपके ड्रामा इंडस्ट्री के लोग फ़िल्म इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, उसका नतीजा ये निकलता है कि जो बंदा ड्रामे में काम कर रहा है, वो फ़िल्मों में भी काम कर रहा है। वो ड्रामे वाली एक्टिंग फ़िल्मों में लेके आ रहा है। फ़िल्मों की एक्टिंग अलग होती है, ड्रामों की एक्टिंग अलग होती है, मगर जब वो बंदा फ़िल्म के अंदर आके भी ड्रामे की एक्टिंग ही कर रहा है, तो लोगों के अंदर फ़िल्म और ड्रामे का जो एक फ़र्क है वो करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वो ड्रामा एक्टर इस चीज़ की रियलाइज़ेशन कर नहीं पाता। और आपको तो कुछ ड्रामा डायरेक्टर्स जो हैं वो भी फ़िल्में बनाते हैं, तो वो अपनी फ़िल्में भी ड्रामे जैसी ही बनाते हैं। नदीम बेग साहब उसकी एक बड़ी मिसाल है। तो तो आपकी इंडस्ट्री में डिवीज़न क्रिएट करने की ज़रूरत है। इससे और जब ये डिवीज़न बनेगा तो और नए फ़िल्म मेकर्स आएँगे जो फ़िल्में बनाना चाहते हैं। नई फ़िल्में आएँगी और फ़िल्में बनेंगी हर साल। नए फ़िल्म मेकर्स को मौका मिलेगा जब ये डिवीज़न हो जाएगा। जो भाई आपके ड्रामा के लोग हैं वो ड्रामा में काम करें, जो फ़िल्मों के लोग हैं फ़िल्मों में काम करें। इस तरीके से फ़िल्म एक्टर्स निकलेंगे और फ़िल्म डायरेक्टर्स निकलेंगे, फ़िल्म राइटर्स निकलेंगे जो फ़िल्में लिखते हैं, फ़िल्मों के अंदर काम करना चाहते हैं। ये डिवीज़न होना ज़रूरी है ताकि ये इंडस्ट्री जो फ़िल्म इंडस्ट्री है ये भी ग्रो करे। ये डिवीज़न नहीं होता जभी तो इतना मिक्सअप है। वहीं सही ड्रामों में भी है, वहीं सही फ़िल्मों में भी है। फ़ाहद मुस्तफ़ा ड्रामों में भी है, फ़ाहद मुस्तफ़ा फ़िल्मों में भी है। फ़ाहद मुस्तफ़ा ने फ़िल्में छोड़ दी थी, पता नहीं क्या सवार हुआ कि वापस ड्रामों के अंदर आ गए। तो अच्छे खासे फ़िल्म एक्टर बन गए थे, मगर अब छोड़ दिए, वापस ड्रामों के अंदर आ गए। दूसरी चीज़, ये चीज़ इस मामले के अंदर शायद फ़वाद खान एक वाहिद हैं जो अभी तक फ़िल्म कर रहे हैं, तो फ़िल्म ही कर रहे हैं। वो चीज़ मुझे उनकी अच्छी लगती है। वो चीज़ लॉजिकल सही भी है। आप रिकॉग्नाइज़ हो रहे हो एज़ अ फ़िल्म एक्टर या वेब सीरीज़ एक्टर, नॉट अ ड्रामा एक्टर। माहिरा खान ने भी वो चीज़ छोड़ दी, वापस ड्रामा करना शुरू कर दिए थे। तो ये चीज़ ज़रूरी है करना। यही थी आज की वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, किसी रिव्यू के साथ। और अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। जब तक के लिए फ़हद हाशिम को इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।